Okay, guys. Bismillahirrahmanirrahim. And today's class we'll be talking about actually the rise of the Hitler. पिछले क्लास में हमने कहा था हिटलर किस तरह मतलब हुकूमत में आया था, ठीक है, और किस तरह पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल ग्रोथ या पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन उन्होंने लाई थी। एक तो पहले उन्होंने पार्टीज़ को ख़त्म किए, ठीक है। जो पार्टीज़ थे वहाँ पर उस वक्त कितने पार्टीज़ थे? देयर वर 3 पार्टीज़, ओके, द वाइमर रिपब्लिक, नाजी पार्टी और द कम्युनिस्ट पार्टी। और जब हिटलर को पता चला 1923 में हिटलर ने एक बगावत की थी अपनी ही पार्टी के लीडर के साथ, वुडेनरोफ के साथ, जो उसका गुरु भी था। उन्होंने एक दावा बोला था, उन्होंने बगावत की थी किसके खिलाफ? वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। लेकिन बाद में वो नाकाम हो गए, तो लिहाजा क्या बना, वो हिटलर जेल को चला गया। जब जेल को चला गया तो हिटलर की वर्ल्ड वार 1 में कारकर्दगी बहुत अच्छी थी बीइंग अ सोल्जर, तो जज ने उनको विजिटर अलाउड किए थे इन अ टाइम। तो लिहाजा उस वक्त उन्होंने एक किताब लिखी मैं कम्फ। ये जो मैं कम्फ था उसका क्या मतलब? माई स्ट्रगल। उसने तमाम स्टोरीज अपने ज़िंदगी के बारे में लिखी थी, जो उसने देखा था, जो उसने कहा, जो उसने सोचा था। तो ही हैज़ रिटन ऑल द स्टोरी एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक एट दैट टाइम। लेटर ऑन अभी वन ऑफ द मोर डेंजरस बुक इन द वर्ल्ड। अभी डेंजरस बुक में जो है उन्होंने मतलब जो एलाइड पावर्स थे, यानी वेस्टर्न जो पावर थे, उन्होंने किस चीज़ में डाल दिया था? बीइंग अ डेंजरस बुक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप गूगल को सर्च करें तो आप देंगे द वर्ल्ड डेंजरस बुक्स, तो वहाँ पर हिटलर का भी ये मैं कफ बुक जो है वो पढ़ा होगा। सी नाउ जस्ट टू द पॉइंट वी विल टॉक अबाउट अभी किस तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसने लाई। मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक लफ्ज़ में उसको कर लूँ, ठीक है। नंबर 1 मीन्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अ कंट्री to improve, to grow, to live happily is economy. जो लीडर इकोनॉमिक को ठीक कर सकता है, लोग, पब्लिक, ब्यूरोक्रेसी या दूसरे जो उनके पॉलिटिशियंस होते हैं वो सब उनके साथ मोहब्बत करते हैं। दे लव देम, दे लाइक देम, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ इज द सोल ऑफ अ कंट्री। जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आती है किसी लीडर का, तो लोग फिर उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग सपोर्टर उनके बढ़ जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हिटलर डिड, हिटलर ऑलरेडी न्यू दैट Germany was in a big economic turmoil. Hitler already knew that Germany was being thrown into the depth of economic violence by the Allied power. हिटलर को पहले से ही पता था कि जर्मनी को एलाइड पावर ने इकोनॉमिक वायलेंस यानी माशी फसादात की समंदर में, मतलब उन्होंने they throw them to the economic violence, okay. So he already know all those things. Now what he did actually, he say how to improve economy. याद रखें एक और चीज़, 2 चीज़ों से इकोनॉमी बढ़ जाती है, मेनली इकोनॉमिकल जो टर्म्स होते हैं। एक है आपकी फॉरेन रिजर्व की इंक्रीज होना चाहिए। फॉरेन रिजर्व, आपका गोल्ड कितना पड़ा है सेंट्रल बैंक में, से आपकी डिपॉजिट कितने हैं, आपके रिसोर्सेज कितने हैं, ताकि वो बीओपी को ठीक कर ले, बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो बाद में आ रहा है, फिर इंशाल्लाह उसको करेंगे। वो जब आप ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद एक और टॉपिक है, उसको हम कहते हैं किस तरह अमेरिका ने अपने डॉलर को इंटरनेशनल लेवल पर लाया। वहाँ पर बीओपी को बहुत ज़्यादा तरीके से हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सी तो यहाँ पर फॉरेन रिजर्व्स जो हैं, अभी जर्मनी की तो फॉरेन रिजर्व इतने नहीं थी। फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व्स किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? यू मस्ट हैव फॉरेन रिजर्व्स। फॉरेन रिजर्व, हाउ मच गोल्ड डिड यू पुट इन central banks, how much gold, how much natural resources you have with the monetary system. जिस तरह IMF है आपका, उसके साथ आपके कितने रिजर्व्स पड़े हैं, कितने रिसोर्सेज पड़े, ताकि वो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करे, आपको कर्जा दे। IMF की मॉनेटरी जो सिस्टम होते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होते हैं, वो ज़्यादातर आपकी किस चीज़ पर डिपेंड करती है?
फॉरेन रिजर्व्स पर। अगर ये कम है तो IMF आप पर शराइत जो है, कंडीशन टफ अप्लाई करेंगे। अगर ये इंक्रीज है, आपका गोल्ड ज़्यादा, मतलब ज़्यादा आपका गोल्ड उनके पास मतलब इंक्रीज अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में है, इसी तरह आपकी नॉन्स नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑल दोज थिंग्स, सो दिस कम्स इन फॉरेन रिजर्व। Okay, do you understand, guys? Now here is an interesting and important thing. Listen to me. जब आप ज़्यादा इंपोर्ट करते हो, whenever you import things, और एक्सपोर्ट आपका कम है, तो फिर आपका फॉरेन रिजर्व क्या होता है, वो कम हो जाता है। आपकी जो करेंसी है वो डिवैल्यूएशन की तरफ जाती है, वो डिवैल्यू हो जाती है। जिस मुल्क का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है, दैट कंट्रीज रिजर्व, फॉरेन रिजर्व इंक्रीजेस। तो अभी हिटलर ने क्या किया? हिटलर को तो पहले से पता था कि एलाइड पावर ने ऑलरेडी इकोनॉमिकल टर्मोइल में डाल दिया है, किसको? जर्मनी को, ठीक है। सो व्हाट ही सेड जितने पेट्रोल हम लाते हैं, जितने वूल, कॉटन, रबड़ हम दूसरे ममालिक से दरामद करते हैं, तो हम क्या करेंगे? व्हाट वी हैव टू डू, टू डिक्रीज इंपोर्ट्स। मुल्क की इंपोर्ट्स को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो किस तरह डिक्रीज करेंगे? दिस इज अ क्वेश्चन। तो हिटलर ने क्या किया? ही यूज synthetic materials to protect foreign reserves. उन्होंने क्या गेम खेला? जो मोटर फ्यूल होते थे वो बहुत ज़्यादा उस वक्त महंगे होते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो मोटर्स थे, जो रेल्स थे, वो ज़्यादातर फ्यूल पर चलते थे। तो लिहाजा उन्होंने ऐसे सिंथेटिक मटेरियल्स बनाए जो विच वर्कड, याद रखिए, विच वर्कड इन द प्लेस ऑफ मोटर फ्यूल, कि जो मोटर फ्यूल है उसके मतलब जगह वो इस्तेमाल करे। अपने मुल्क के अंदर मोटर फ्यूल के खिलाफ दूसरे मटेरियल्स उन्होंने बनाए, दूसरी चीज़ें उन्होंने बनाए सिंथेटिकली मेड अपने मुल्क में अंदर, ताकि जो फॉरेन से इंपोर्ट होती है मोटर फ्यूल, वो क्या हो जाए? वो कम हो जाए, उसका इस्तेमाल कम हो जाए। Do you understand what he did? Second one means वूल रबर जो होता वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता था टायर्स में और बहुत सी चीज़ों में, वूल रबर्स। नाउ व्हाट हैपेंड, हिटलर एक्चुअली मेड सिंथेटिक रबर्स, मेड ऑफ प्लास्टिक्स, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इनसाइड द इंडस्ट्रीज। यानी हिटलर की गवर्नमेंट ने क्या किया? वूल रबर्स ज़्यादातर इस्तेमाल होता था जो बाहर से जर्मनी इंपोर्ट करता था, तो लिहाजा उनके खिलाफ उन्होंने क्या इस्तेमाल की? सिंथेटिकल रबर इस्तेमाल की। सिंथेटिक मतलब जो आर्टिफिशियल बना हुआ होता है, नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल। तो इन सिंथेटिक मटेरियल्स इस्तेमाल की किसकी जगह? पेट्रोल की जगह, और साथ में वूल रबर्स की जगह उन्होंने इस्तेमाल की हिटलर ने, ताकि फॉरेन रिजर्व्स बच जाए एंड व्हाट हैपेंस, द इकोनॉमी शुड ग्रो। ठीक है, दिस वाज सेकंड। उन्होंने बहुत से इकदाम किए थे। ही took practical steps to improve and protect foreign reserves. Do you understand what I'm saying? Okay, here is an interesting thing. एक तो ये हो गया, फॉरेन रिजर्व को प्रोटेक्ट किया। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 4 years प्लान। क्या किया? 4 years प्लान। उन्होंने तमाम जर्मनी में ऐलान की कि भाई 4 सालों में जितने भी हमारे चीज़ें ख़राब हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ एलाइड पावर ने बंद किए थे, वो दोबारा ठीक करेंगे, दोबारा उसी लेवल तक लाएंगे। सो इन दिस 4 years प्लान, व्हाट ही डिड,
एंड दिस 4 years प्लान व्हाट ही डिड, और कौन उसको बैक कर रहा था, एक याद रखे, अमेरिका। 4 years प्लान में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर तवज्जो दिया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर, ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। दोबारा किस चीज पर तवज्जो दी? इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर किसने तवज्जो दी? हिटलर ने। नाउ हिटलर मेड 4 years प्लान, हिटलर ने 4 साल का प्लान बनाया जिससे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्कूल, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स वगैरह ये चीजें। अभी हिटलर का सपोर्ट क्या होता था? सपोर्टर्स और भी इजाफा हो रहे थे, क्योंकि हिटलर ने जो कहा वो कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ दिस वाज हिज सेकंड, जिसकी वजह से और भी उसको सपोर्टर्स मिल गए। दैट वाज, जो थर्ड पॉइंट था वो था एलिमिनेशन ऑफ द ज्यूज। भाई ज्यूज को क्या कर लें? निकालो यहां से। द ज्यूज should go from here, they should be eliminated, they should be killed। कौन कह रहा था? आपका हिटलर। और ये हिटलर था जो सपोर्टिंग ले रहा था इस एक्सक्यूज का कि भाई सबसे ज्यादा डिफीट, जो सबसे ज्यादा नुकसान जो हमें पहुंचा है वो हमारी ही लोगों, ये जो ज्यूज हैं उन्होंने हमें पहुंचाई है। डू यू अंडरस्टैंड? जो डिफीट जर्मनी का हुआ है किसकी वजह से? Who defeated because of the Jews। अगर एलाइड पावर ने डिफीट किया है हमें तो जूस की वजह से, क्योंकि जूस जब वर्ल्ड वॉर 1 में उनके साथ थे, वो उनको कह रहे थे हम आपको एक अलग टेरिटरी देंगे। Have you finished that question? Okay, so next one, जूस, अभी हिटलर को पता था कि भाई 70% बिजनेस, याद रखिए इस पॉइंट को, 70% बिजनेस ऑफ Austria and Germany was in the hand of, यहां पर मैं लिखता हूं, 70% business of Germany, Austria was in the hands of Jews। आपकी 70% बिजनेस उस वक्त ऑस्ट्रिया की, जर्मनी की, कुछ पोलैंड के इलाकों का, कुछ चेकोस्लोवाकिया का, यूगोस्लोवाकिया का, यहां पर जो नए स्टेट बन रहे हैं उसमें भी यहूदी जो है अपने कारकर्दगी, अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आज भी इस्लामिक ममालिक में सबसे ज्यादा बैंक दुनिया में इसराइल के ही है। सबसे ज्यादा गोल्ड ज़खायर, फॉरेन रिजर्व जो ममालिक के होते हैं, अमेरिका के फॉरेन रिजर्व इसराइल में ही भी पड़ा है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो Israel in today's world also great bankers. They were great bankers. Okay, now do you understand, guys? Okay, now what happened actually? पहले से तो हिटलर कह रहा था कि भाई ये लोग जो है इसकी वजह से हमने डिफीट कराई थी, किस चीज में? वर्ल्ड वॉर 1 में, जूस की वजह से, क्योंकि ये मिले थे सीक्रेटली किसके साथ? एलाइड पावर के साथ। वो उन्होंने वादा किया था कि हम आपको एक अलग टेरिटरी देंगे, एक अलग स्टेट देंगे, ठीक है। नाउ सेंट्रल बैंक यूरोप का उस वक्त जितने भी बैंक्स थे, ज्यादातर बैंक्स किसके कंट्रोल में थे? जूस के कंट्रोल में थे। ओके, अभी जो इस्लामिक ममालिक, याद रखिए इस्लामिक ममालिक में आपका सऊदी अरब है, आपका फ़लस्तीन है, मिस्र है, चिचनिया है, जितने भी ममालिक हैं, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, आपको पता है वो जो टैक्सेस लेते हैं, जो उशर लेते हैं, जो चीज़ लेते हैं, वो तो वो इस्तेमाल नहीं करते, वो इनकी बैंकों में ही रखते हैं, इसराइल की बैंकों में रखते हैं। You know what I'm saying? Why? Because they give them the benefits of it. They use them in the form of gold. They do different kinds of businesses. Do you understand what I'm saying? Okay. Now, Jews were overthrown. Jews were overthrown. Jews को
जर्मनी से बाहर फेंक दिया। किसने फेंक दिया? उनको वार्निंग दी कि भाई यहां से चले जाए, अगर नहीं जाते तो फिर हम आपको खत्म करेंगे, सो यू नीड टू मूव फ्रॉम हेयर। तो जब जूस वहां से चले गए, ये जर्मन ही थे लेकिन जूस थे, ठीक है। तो अभी क्या, जो लोकल जर्मन थे, ये तमाम बिजनेसेस, ऑल द बिजनेसेस, यहां पर मैं लिखता हूं, वेयर इज दिस, अभी now when they overthrew the Jews, what happened? Germans got their businesses. अभी जर्मन को उनके बिजनेसेस, उनकी तिजारत मिल गई। किसकी तिजारत? जूस की तिजारत। अभी जर्मन खुश हो गए कि भाई अगर है हमारा लीडर कौन है? हिटलर है यार। इकोनॉमी लुक एट हियर, इंडस्ट्री भी हमें मिल गए, तैयार चीजें हमें मिल गए। जिस इलाके से जूस निकलते थे, उन इलाकों के जो और सरमाएदार थे, उनको वो चीजें वो हवाला करता था कि भाई ये आप चलाएंगे। सो ये हो गया। अब हिटलर को जर्मन कहते थे अगर हम तेरे यार है, तू हमारा दिलदार है, राइट? सो दे लव्ड हिटलर। Understand? Okay. So this happened actually. अभी ये हो गया उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। अभी वो एक्सटर्नल पॉलिसी क्या बनाते हैं, ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। इट इज थर्ड पॉइंट आई थिंक। एक्सटर्नल हमने किया था इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल पॉलिसीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंटल पॉलिसीज लिख लो, और यहां पर हो गया आपका एक्सटर्नल पॉलिसीज। ओके, सो इंटरेस्टिंग थिंग कैम हियर। अभी क्या खेल खेलता है? इस एक्सटर्नल पॉलिसीज को हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी कहते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, एक्सटर्नल का मतलब है दूसरे ममालिक के साथ, यानी अपने मुल्क के बाहर दूसरे ममालिक के साथ आपका जो ताल्लुक है, उनके लिए क्या कानून आप बनाते, क्या पॉलिसी बनाते, क्या रूल्स आप बनाते, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल पॉलिसी। इसको आप दूसरा नाम भी कह सकते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप या रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन। ओके, हिटलर ने इनकी एक्सटर्नल पॉलिसीज को हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। यहां पर मैं आपको लिखता हूं ताकि आपको याद हो, ठीक है? फिर एक एक को पढ़ेंगे। हिटलर ने एक काम किया डिसआर्ममेंट का। डिसआर्ममेंट का क्या काम किया अभी करते हैं, ठीक है? एक इस पॉइंट को नोट कर ले, ठीक है? दूसरा एक्सटर्नल पॉलिसी में लोन को, रिजेक्शन ऑफ लोन, यहां पर मैंने लिखा है, वो बाद में डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है? रिजेक्शन ऑफ लोन, रिजेक्शन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, 4 ये पॉइंट्स है, फिर बाद में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? 4 थर्ड रेक। थर्ड क्या मैं बनाऊंगा? अगर जर्मन मेरे साथ होंगे तो मैं बनाऊंगा थर्ड रेक। अभी थर्ड रेक क्या है उसको भी पढ़ते हैं, सही है? इन एक्सटर्नल पॉलिसीज में ये मेन टाइटल्स है आपका डिसआर्ममेंट, लीग ऑफ नेशन, ट्रीटी ऑफ वर्सली और थर्ड रेक। तो पहले करते हैं डिसआर्ममेंट। लीग ऑफ नेशन, 4 थर्ड रेक, ये थर्ड रेक कहते हैं लेकिन रेक, यहां पर हम थर्ड लिखेंगे। Okay. Have you written, guys? Where is?
इसको मैं ख़त्म करता हूँ ऐसे, ठीक है। डिसआर्मामेंट, क्या? डिसआर्मामेंट। अभी हिटलर को पता था कि भाई पीछे से तो मेरे वीकनेसेस हैं, जर्मनी वीक है, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ की रास्ते पर चल रही है, कौन? जर्मनी। तो हिटलर ऐसे टेक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा था कि मेरे जो फॉरेन ऑब्जेक्टिव्स है वो भी कंप्लीट हो जाए और साथ में मुझे नुकसान भी ना मिले। ऐसे टेक्टिक्स, ऐसे अल्फाज, मैंने आपको कहा था कि उनके साथ क्या थे? ओरल स्पीचेस, ग्रेट स्केल, ग्रेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ओके। तो 1933 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1933 में डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस हो गई थी, डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 1933 में डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस हो गई। नाउ हिटलर रिजेक्ट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिटलर वहां पर चला, उन्होंने कहा कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट करता हूं, आई रिजेक्ट इट। ही लेफ्ट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही लेफ्ट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। यस, यहां पर मुमालिक डिसआर्मामेंट जो कॉन्फ्रेंस था वहां पर मुमालिक कि भाई ये जो हमने ट्रीटी ऑफ वर्सली में जो कुछ कहा था अभी वो जर्मनी को करना है, वो नहीं करेंगे तो उनको हम नहीं छोड़ेंगे। साथ में कुछ और कंट्रीज को भी उन्होंने वो उस पर लाया था, तो लिहाजा ये डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस होगा था और साथ में अमेरिका भी इसमें मौजूद था, बहुत से और भी मुमालिक मौजूद थे कि हम भी इसको कम करेंगे। अभी हिटलर ने क्या चाल चला? हिटलर एक्चुअली क्विट दिस कॉन्फ्रेंस, not press conference, this conference, okay. Hitler quit this conference. What is the reason? जब हिटलर बाहर चला गया तो जर्नलिस्ट उनसे पूछने लगे कि सर क्यों इसको छोड़ रहे हैं? उसने क्या रीजन दी? Here is an important reason. वो रीजन दे रहे थे, क्लॉज डिसआर्मामेंट, क्लॉज डिसआर्मामेंट। जो क्लॉज है किस चीज का? डिसआर्मामेंट का। इट वॉज नॉट जस्टिफाइड, वो कह रहा था इट वॉज नॉट जस्टिफाइड, इट वॉज नॉट जस्टिफाइड या इट वॉज नॉट रिस्पेक्टेड। वो कह रहा था लोगों को कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के दौरान जब डिसआर्मामेंट क्लॉज, मतलब हथियार को रिड्यूस करना है हमें, इसको हम कहते हैं डिसआर्मामेंट, द रिडक्शन ऑफ द वेपन्स, सही। सो इस क्लॉज का वो कह रहा था कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में वो पॉइंट बता रहा, ट्रीटी ऑफ वर्सली में वुडरो विल्सन ने कहा क्या था? टोटल डिसआर्मामेंट, कि तमाम मुमालिक चाहे वो सेंट्रल पावर से ताल्लुक रखते हैं चाहे वो एलाइड पावर से, वो अपने असलहे को, वो अपने आर्म्स को, वो अपने मास डिस्ट्रक्टिव वेपन को क्या करेंगे? कुछ बहुत ज्यादा हद तक तमाम उसको कम करेंगे। तो किसने कम किया सिवाय जर्मनी का? ये इसका रिस्पेक्ट आप लोगों ने की नहीं। ये कौन सी इंसाफ है कि सिर्फ और सिर्फ क्लॉज डिसआर्मामेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी पर उन्होंने तोप डाली। दे पुट देम, व्हाई जर्मनी शुड रिड्यूस, व्हाई ऑल अदर पावर्स वर नॉट इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर वन। सो ही गिव दिस रीजन कि भाई सिर्फ इस जंग में शामिल थी जर्मनी या और ममालिक भी शामिल थे। अगर और ममालिक शामिल थे तो क्लॉज डिसआर्मामेंट सब पर होना चाहिए, तो जर्मनी पर क्यों हुई? Therefore I left this। तो लोग भी से यार ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये तो तमाम इन्वॉल्व थे। मोबिलाइजेशन तो रशिया ने शुरू की थी,
आपको आप कहते हैं जंग तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने शुरू की थी, डिनसेन, और बोस्निया ने, जो सर्बिया ने, ये जो बोस्नियन फ्रेंच गवर्नर कॉप था, इसने फ्रेंच आर्क ड्यू को क्यों मारा? तो अब जंग वहां से शुरू हो गई, तो हम इसमें क्यों जो है हम पर इतना बड़ी जुर्माना क्यों लगाया गया, इतना क्लॉज डिसआर्ममेंट हम पर क्यों सिर्फ तो मतलब डाल दिया गया? सो ही सेड दिस इज इनजस्ट। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट वन, वो ये भी कह रहा था कि अगर 1919 में वुडरो विल्सन के पॉइंट्स, वुडरो विल्सन के पॉइंट्स अगर आप मानते तो आज हम बिल्कुल क्लॉज डिसआर्ममेंट को मानते। वुडरो विल्सन ने तो टोटल डिसआर्ममेंट कहा था, साथ में वो क्या कह रहे थे कि जर्मनी ने इसलिए हथियार डाले कि वुडरो विल्सन के पॉइंट्स को वो अग्री थे, और आपने ट्रीटी ऑफ वर्साइल वुडरो विल्सन के पॉइंट पर ही नहीं की, तो क्लॉज डिसआर्ममेंट कहां से हम मानेंगे? जर्मन हथियार नहीं डालते, लेकिन जर्मन ने सिर्फ वुडरो विल्सन की जो 14 पॉइंट्स थे कि इसी पर ट्रीटी होगी, तो लिहाजा ट्रीटी तो उस पर नहीं होगी, हम पर जुर्माना भी लगाया गया। वी वर फाइंड फॉर रिपेरेशन, डिडंट वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ टेरिटरीज। हमारे इंडस्ट्रियल जोन जो है पोलैंड को दिए गए, चेकोस्लोवाकिया को दिए गए, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इनको आजाद कराए गए। ये तो हमारे साथ है, हमने रशिया से लिए थे, तो एस्टोनिया, लिथुआनिया, इनको क्यों आजादी दी गई? सो अभी जर्नलिस्ट भी ठीक कह रहे थे, लेकिन यहां से कुछ पॉलिटिकल तब्दीलियां आए थे पॉलिटिकल पावर में, जब हिटलर जो है मतलब वो हुकूमत में था, तो वहां पर एलाइड पावर की तरफ से भी कुछ लीनियंट फैसले आ रहे थे, कुछ लीनियंट रीजंस आ रहे थे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ऐसा नहीं कि इतना हार्श थे वो, क्योंकि उसमें तकरीबन 1918 में, तो 1918 में 11 नवंबर 1918 में वार खत्म हो गया, और ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1933 की। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो मुसलसल जो है वहाँ पर पॉलिसीज भी चेंज हो गए, एक्सटर्नल पॉलिसी, कि भाई जर्मनी के साथ अच्छे ताल्लुक रखे, जो एलाइड पावर थे वो भी ये चाहते थे। डू यू अंडरस्टैंड? तो लिहाजा ये रीजन दे रहा था, तो लोग कह रहे थे आप ठीक कह रहे हैं। नाउ अभी आते हैं, आपका दूसरा पॉइंट क्या था? लोन, लीग ऑफ नेशन। ही left League of Nation. He left League of Nation. कब? इस पॉइंट को याद रखें, in 1934, एक साल बाद लीग ऑफ नेशन को भी रिजेक्ट किया। लीग ऑफ नेशन की मेंबरशिप से निकला। Do you understand? लीग ऑफ नेशन में सिर्फ एक कंट्री मेंबर नहीं थी, वो था यूएस, बाकी सब कंट्री मेंबर थे। खुद जर्मनी भी मेंबर था, लेकिन जर्मनी तो जंग से निकलना चाहता था। जर्मनी वांट्स टू गो आउट, कम आउट फ्रॉम द वॉर, देयरफॉर बाय फोर्स जर्मनी साइन एक्चुअली द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, और जर्मनी मेंबर था, लेकिन 1934 में ही लेफ्ट इट। इसका मतलब है ही क्विट हिज मेंबरशिप विद लोन। डू यू अंडरस्टैंड? तो अभी फिर प्रेस वाले और जर्नलिस्ट आ गए, सर क्यों, वजह क्या है? नाउ दिस इज अगेन ही सेज 2 रीजन। वो कह रहे लोन इज अ पपेट, लोन इज अ पपेट ऑफ एपी, एलाइड पावर। भाई लोन जो है ये तो पपेट है, किसका? एलाइड पावर का। लोग कह रहे क्यों? जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हो गई है, आप उसको उठा ले। टेरिटरीज किसको दिए गए? किसी भी सेंट्रल पावर को कुछ टेरिटरी दी गई, किसी भी सेंट्रल पावर को कुछ फायदा दिया गया, सबको उन्होंने प्रेस किया, सबको डिसॉल्व किया। ऑस्ट्रिया हंगरी को डिसॉल्व किया, ठीक है, ऑस्ट्रिया और हंगरी अलग अलग कंट्री बनाए उन्होंने, ठीक है। ओटोमन एम्पायर को डिसॉल्व किया, ग्रेट एम्पायर ऑफ जर्मनी को उन्होंने मतलब तबाह और बर्बाद की। तो कौन से? लीग ऑफ नेशन इज जस्ट अ पपेट। वो तो उनकी फैसले मानते थे, किसकी? फ्रांस की, ब्रिटेन की, यूएस की, इटली की।
तो लीग ऑफ नेशन इज नॉट एक्चुअली a universal organization, it is the puppet of the elite powers. एक तो ये रीजन पेश कर रहे थे वो. नेक्स्ट वन, सेकंड रीजन वो क्या पेश कर रहा था, हियर मैं लिखता हूं, जर्मन्स डायलेट्स का क्या मतलब है, रिप्रेजेंटेटिव्स. जर्मन डायलेट्स वर नॉट इनवाइटेड into Paris Peace Conference. Close the gate, please. जर्मन डायलेट्स को इनवाइट नहीं किया गया था. अभी हिटलर रीजन दे रहा है, हिटलर कह रहे हैं कि भाई इस तरह है, एक तो लीग ऑफ नेशन पपेट है, दूसरा पीस कॉन्फ्रेंस जो आप लोगों ने कर रहे थे 4-5 सालों के लिए, तो किस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव को आप लोगों ने बुला दिया. जर्मन रिप्रेजेंटेटिव्स, जर्मन डायलेट्स वर नॉट इनवाइटेड. हमें मदऊ नहीं किया, हमें दावत नहीं दी गई. तो हमें दावत नहीं दी गई तो हम किस तरह ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को माने. ये तो आप लोगों ने तैयार फार्मूला बना के, तैयार चीजें बनाकर, और हम पर जबरदस्ती जो है साइन लिया गया, हमसे जबरदस्ती साइन लिया गया उन नोट्स पर जो आप लोगों ने बनाए थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. हम तो वो नहीं मानते थे. हमें भी हक था, हम भी इंसान है, कुछ आर्गुमेंट तो हम भी देते. अगर आप हमें बुलाते कि आप इस तरह क्यों करते हैं हमारे ऊपर, तो ना आप हमारे आर्गुमेंट्स क्यों सुनते थे, ना हमें इनविटेशन दी गई थी. तो लिहाजा देयरफॉर वी रिजेक्ट ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. तो फिर लोग कह रहे थे या तो ठीक कह रहे. यू अंडरस्टैंड? ओके, अब आ गया थर्ड रेक. थर्ड रिक का क्या मतलब है? रिक जर्मन का लफ्ज है जिसका मतलब है एम्पायर. अभी हिटलर wanted to build थर्ड एम्पायर, कि जर्मनी को दोबारा बड़ी एम्पायर बनाएंगे. और ये कौन सी एम्पायर होगी? ये होगी थर्ड रेक. बड़ी एम्पायर बनाएंगे दोबारा, जिस तरह रोमन के टाइम में था, जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 से पहले थी. तो लिहाजा जर्मनी को एक सबसे बड़ी, दोबारा एक बड़ी सल्तनत, एक बड़ी एम्पायर बनाएंगे, और जिसको हम थर्ड रेक कहेंगे. अभी सवाल ये कि थर्ड रेक क्यों कहते हैं, याद रखें. अगर आपको याद है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेला के बाद, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेला से पहले तमाम यूरोप किसके कंट्रोल में था? पॉप के कंट्रोल में था. तो जर्मनी और तमाम दूसरे एम्पायर को हम कहते थे द होली एम्पायर. एक ये था जर्मनी का एक. ट्रीटी ऑफ वेस्टफेला के बाद वो खत्म हो गई, तो जर्मनी दोबारा जो है अपनी ही एम्पायर बन गई, अपने फैसले खुद करते थे. द जर्मन एम्पायर बन गया. पहले क्या था? पॉप के टाइम पे क्या था? होली एम्पायर. जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेला हो गई तो फिर क्या बनी? द जर्मन एम्पायर. अभी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मन को तो डिसॉल्व किया गया, उनसे टेरिटरी ली गई, तो जर्मनी जो है वो एक टेरिटरी रह गई, एक स्टेट रह गई. तो लिहाजा दोबारा मैं उसको एम्पायर बनाता हूं, तो एक एम्पायर ये थी, एक यही थी, तो थर्ड जो आ रहा है वो क्या होगा? वो थर्ड एम्पायर होगा, वो थर्ड रेक होगा. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो ही वांटेड टू मेक अ थर्ड एम्पायर. नाउ हाउ ही विल मेक अ थर्ड एम्पायर, ये भी क्वेश्चन है. सही है? ओके, लेकिन जब आप किसी भी बड़ी एम्पायर को आप बनाते हैं, आपके लिए किस चीज की जरूरत होगी? लोगों की सपोर्ट का, इकोनॉमिक ग्रोथ का. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी चल रही है किसी मुल्क में तो बस वो तो ठीक है, सही, वो तो आपकी एम्पायर में मदद देगी, लेकिन लोगों का सपोर्ट भी चाहिए.
डू यू अंडरस्टैंड? अभी अगर आप एम्पायर को बनाते हैं तो आपकी जो नजदीक मुमालिक हैं उस पर आप क्या करेंगे? कब्जा डाल देंगे ना. सो व्हाट नाउ हिटलर डिड? नाउ हिटलर स्टार्टेड क्राई ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में, पोलैंड में जर्मन्स थे, ऑस्ट्रिया हंगरी में जर्मन्स थे, चेकोस्लोवाकिया में जर्मन्स थे, ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट थे. तो अभी जर्मनी जो है वो उसने क्या किया? जर्मनी उन लोगों को कह रहा था कि भाई ये जो जिस इलाके में आप रहते हैं वहां पर रहें, हम सब जो है ये सब जर्मनी है. पोलैंड इज नॉट अ कंट्री, इट इज आवर टेरिटरी. ऑस्ट्रिया हंगरी इज नॉट अ कंट्री, इट इज आवर टेरिटरी. चेकोस्लोवाकिया इज नॉट अ कंट्री, इट इज आवर टेरिटरी. क्योंकि वहां पर तो जर्मन आबाद है. तो जिस जगह पर जर्मन आबाद है, जिस जगह पर जर्मन पैदा हुआ, वो किसकी जगह होगी? वो जर्मन की जगह होगी. सो हियर इंटरेस्टिंग थिंग हैपन. नाउ ही प्लान्ड मैरिज दिस. एक्सपेंशन ऑफ हिटलर. अभी हिटलर क्या करता था? हिटलर चाहता था कि मैं एक्सपेंड कर लो. आई वॉन्ट टू एक्सपेंड द थर्ड रेक एम्पायर. हिटलर वॉन्टेड टू एक्सपेंड द थर्ड रेक एम्पायर. ओके, नाउ व्हाट ही डिड फर्स्ट, he annexed Czechoslovakia. अनेक्स का क्या मतलब है? कि ये किसने स्टेट बनाई है, किसने इसको इजाजत दी है? वहां पर तो जर्मन्स रहते हैं, तो लिहाजा ही अनेक्स चेकोस्लोवाकिया, ही ऑक्युपाइड इट. उसने क्या किया? कब्जा लगा दिया. अभी अलाइड पावर वहां पर सो रहे हैं. चेकोस्लोवाकिया को व्हाट दे डिड, मैंने कहा था कि अलाइड पावर जो है वो क्यों इतने नरम थे? क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल चेंजेस आई थी. फॉरेन पॉलिसी उसकी क्या थी? नरम थी. किसकी तरफ नरम थी? जर्मनी की तरफ. ही ऑक्युपाइड चेकोस्लोवाकिया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, ही ऑल्सो ऑक्युपाइड ऑस्ट्रिया. अब ऑस्ट्रिया को भी ही ऑक्युपाइड ऑस्ट्रिया. ठीक है. अभी ही ऑक्युपाइड ऑस्ट्रिया. ठीक है. एंड ही वांटेड, वो चाहता था, ही वांटेड टू ऑक्युपाई पोलैंड ऑल्सो. पोलैंड ऑल्सो के यहां पर भी जर्मन रहते हैं. ही वांटेड, लेकिन नहीं किया. याद रखें, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया हंगरी सब जर्मन की ही अंडर में आ गए, सिवाय एक मुल्क के जो पोलैंड था. क्योंकि जो पोलैंड में जो जर्मन रहते थे वो सख्त जो है खिलाफ थे किसके? हिटलर के. उसकी भी बड़ी बड़ी रीजंस है, डिस्कस नेक्स्ट टाइम. ओके. Now, why he wanted to create a big empire? General reason was to rise sentiments. To rise sentiments of Germans. Sentiments जानते हैं ना? What does sentiment means? To rise the sentiments of Germans. Sentiments. To rise the sentiments of Germans. To take them, to vent their emotions, to vent their feelings. उनकी फीलिंग्स अपनी तरफ करना कि भाई ये हिटलर है, ये सही काम कर रहा है. देख ले
अभी जर्मनी को कितना एक्सपेंड किया, ये हिटलर कर